ये बच्चे हियरिंग इम्पेयरमेंट के हैं, ये सुन नहीं पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं। तो सर अभी जैसे कुछ सिखा भी रहे थे बच्चों को, तो सर आपसे थोड़ा जानना चाहेंगे कि आप जैसे इनको ट्रेन करते हैं तो अभी किस तरह से आपने ट्रेनिंग ली और इनको कैसे सिखाना कितना मुश्किल होता है? तो आप अभी जो टीचर हैं आप डेफ हैं ऑलरेडी, आप सुन नहीं सकते हैं, बोल नहीं। हम जो भी बातचीत कर रहे हैं वो आपकी हमारी बात को समझ पा रहे हैं, बस लिप रीडिंग से कर रहे हैं। अदरवाइज ये आप जो है ऑलरेडी एक डेफ टीचर हैं और आप सांकेतिक भाषा में आपको पढ़ाते हैं। हाँ, नाम बताओ। हाँ, हाँ, सलोनी नाम बताया। अगर हम इससे पूछें कि क्या है, तो देखो अब ये बोल रही है कि मैं मॉडलिंग करूँगा। होता है ना, जनरली मॉडलिंग के लिए रैंप पे लोग क्या करते हैं, उसको ड्रेस को ऐसे वॉक करते हैं, तो ये वॉक करने का साइन हुआ। अच्छा, ये इनके सामने कुछ डिवाइसेस रखे हुए हैं मुझे। डिवाइसेस इन बच्चों के एक श्रवण यंत्र के तौर पर, इसको हम लोग ग्रुप हियरिंग एड बोलते हैं। सकती है, बहुत कम भी हो सकती है, लेकिन हमारा उतना दैनिक दिनचर्या प्रभावित नहीं होगा। तो अभी इन बच्चों को हम लोग ये एक सीरियल हम लोग दिखा रहे हैं, उसमें अलग अलग एक्टिविटीज़ जो है इनको हम लोग बाद में हम समझाएंगे और प्रश्न भी पूछते हैं, ताकि वो इस तरीके के घर में भी ढेर सारे हम लोग नॉर्मली तरीके से भी अपने वार्तालाप कन्वर्सेशन करते हैं। आप इस वीडियो को अपनी आंखों के माध्यम से देख रहे हैं और मेरी आवाज़ को अपने कानों के ज़रिए सुन पा रहे हैं, लेकिन सोचिए जब क्या हो जब आप ना तो आंखों से देख पाएँ और ना कानों से सुन पाएँ। कहते हैं कि इंसान के जीवन में सबसे ज़रूरी होती है शिक्षा, जिसकी वजह से वो आम ज़िंदगी में जो भी चीज़ें होती हैं वो कर पाता है। लेकिन जिनको ये सुनने में दिक्कत हो कि उनके टीचर उन्हें क्या पढ़ा रहे हैं और ब्लैक बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है, तो सोचिए उनको पढ़ाना और उनको पढ़ाई सिखाना, लिखना सिखाना कितना मुश्किल होता होगा और कैसे इन बच्चों को पढ़ाया जाता होगा। इसी बारे में आज हम बात करेंगे और आज हमारे साथ हम हैं मौजूद, अभी बता दूं आपको, कल्याणम करौती स्कूल में जो स्पेशल चाइल्ड्स को यहाँ पर एजुकेट करते हैं और उनके प्रिंसिपल हमारे साथ हैं आरपी प्रजापति जी। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत शुक्रिया। तो सर सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आपका ये जो प्रोग्राम है आखिर क्या है और किस तरह के बच्चों को आप पढ़ाते हैं और कब से चल रहा है, कितने बच्चे हैं आप लोगों के पास? सबसे पहले मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगा कि कल्याणम करौती की स्थापना 1981 में जब विश्व दिव्यांगता दिवस मनाया गया, तब से इसकी नींव रखी गई और कल्याणम करौती विभिन्न प्रकल्पों के माध्यम से अपनी दिव्यांगजनों के पुनर्वास के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, अंधता निवारण के लिए और भी प्रकल्प हैं। उन प्रकल्पों के माध्यम से जो समाज के वंचित या समाज के सबसे नीचे तबके के जो लोग हैं उनको पुनर्वासित करने का कार्य कर रही है। उसमें एक संबल विशेष विद्यालय भी है, जहां पर हम लोग जो दिव्यांग बच्चे हैं, जिसमें बौद्धिक अक्षम बालक हैं, श्रवण बाधित बालक हैं और भी जो बच्चे सोशल रूप से या इकोनॉमिक रूप से जो प्रभावित बच्चे हैं, उनको भी हम इस संबल विशेष विद्यालय में उनको शिक्षा देने का कार्य करते हैं। अभी मौजूदा समय में हमारे पास 66 इंटेलेक्चुअल डिसेबल बच्चे हैं, जिसको हम लोग बौद्धिक रूप से अक्षम बालक बोलते हैं। साथ ही हमारे पास आपके 55 जो श्रवण बाधित बच्चे हैं, ये बच्चे यहाँ पर अध्ययनरत हैं और जो भी इनकी शिक्षा और प्रशिक्षण है, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इनके लिए शिक्षक का होना ज़रूरी है। और आप देखते हैं कि जैसे सामान्य विद्यालयों में एक सामान्य शिक्षक जो बीटीसी और डीएड बीएड करके आते हैं, वो एक सामान्य बच्चों के लिए शिक्षण करने के लिए सक्षम होते हैं। लेकिन हमारे जो विशेष विद्यालय है, इसमें एक विशेष शिक्षक होते हैं जो आपके आरसीआई या रिप्रेजेंटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया है, उसके द्वारा ये पाठ्यक्रम संचालित किया जाता है। वहाँ से जो भी हमारे देश में अलग अलग हिस्से में इस प्रकार के कोर्सेज संचालित किए जा रहे हैं, वहाँ से वो शिक्षण प्रशिक्षण लेने के उपरांत वो इन बच्चों के साथ काम करते हैं। तो हमारे जो भी स्पेशल एजुकेटर्स हैं वो यहाँ पर कार्यरत हैं और इन बच्चों के जो शैक्षणिक मूल्यांकन है और इनको हम लोग उस शैक्षणिक मूल्यांकन करते हुए इनकी हम एक प्लानिंग करते हैं और प्लानिंग करके हम इनको मुख्य रूप से हमारा जो उद्देश्य होता है, इनको एक आत्मनिर्भर बनाना होता है, जो दैनिक अपने कार्यों को कर सके, जैसे कि वो खाना खाना हो गया, कपड़ा पहनना हो गया और अपने
परिचय जो इंट्रोडक्शन अपना दे सकें। तो इस तरीके की चीज़ों को हम लोग बच्चों को सिखाने के ज़्यादा फोकस करते हैं। अच्छा ये बताइए, जो आप इन बच्चों को अभी यहाँ पे देख रहा हूँ कि स्कूल अभी चल भी रहा है, तो आप इनको किस तरह से ट्रेन करते हैं, क्या दिक्कतें आती है? तो थोड़ा सा आप अगर आप हमें दिखा सकें तो कैसे, तो क्या क्या दिक्कतें आती है सबसे पहले तो ये बताइए। दिक्कतें सर इन बच्चों के साथ क्या है कि ये जैसा कि मैं स्टार्टिंग में बताया कि बौद्धिक रूप से अक्षम बालक होते हैं, तो एक सामान्य बच्चों से इनकी बौद्धिक जो लेवल है, जो सोचने समझने की, या हम जिसको आईक्यू बोलते हैं, वो सामान्य से बिलो होता है, जिसके वजह से इनकी जो सीखने की प्रक्रिया होती है वो स्लो होती है। और आप जैसे नॉर्मल बच्चे एक बार जब आप उसको बताते हैं, सिखाते हैं, तो बालक वो एक बार में सीख जाते हैं। लेकिन ये बच्चे एक बार में उस बात को सीख नहीं पाते हैं। तो हम लोगों को नंबर ऑफ़ जो फॉलोअप की फ्रीक्वेंसी है वो कम से कम 7 से 8 मरतबा हमको बताना होता है, तब वो जाके वो चीज़ को सीखते हैं। और इनके सिखाने में जो शिक्षक हैं उनको बहुत ही मेहनत करना होता है, बहुत ही एक प्लानिंग करना होता है, योजना तैयार करना होता है। और उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि चेकलिस्ट है, उस चेकलिस्ट से हम लोग इनका मूल्यांकन करते हैं, आकलन करते हैं। और आकलन करने के बाद फिर हम लोग एक गोल का चयन करते हैं। और मुख्य रूप से हम आपको बताना चाहूँगा कि इनको हम लोग अलग अलग जो चेकलिस्ट है, उस चेकलिस्ट में जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि हम व्यक्तिगत कौशल सिखाएंगे, सामाजिक कौशल सिखाएंगे, शैक्षणिक कौशल सिखाएंगे, मनोरंजन कौशल सिखाएंगे और भाषा संप्रेषण कौशल सिखाएंगे। तो अब ये क्लास वाइज जो है ये निर्धारित किया गया है। और आप इसमें गतिविधियां आप देख सकते हैं कि जैसे भोजन करना हो गया, तरल पदार्थ पीना हो गया, शौच की क्रिया हो गई, ये सब व्यक्तिगत क्रियाओं में आती है। और हम इनके चेक लिस्ट में क्या करते हैं, उसकी मूल्यांकन करने के बाद हमको ये देखने में आता है कि हाँ इनको तरल पदार्थ पीने में दिक्कत हो रही है, तो हम लोग उसके लिए प्लान करते हैं और कौन सा ऐसा मटेरियल्स हो सकता है जिससे वो उसको ड्रिंक करने में, पीने में आसानी हो जाए। तो वो सारी प्रक्रिया हम लोग इनको करते हैं, क्योंकि सबसे पहले बालक को गिलास की पहचान होना ज़रूरी है, ठीक है। फिर उसके बाद उसको पानी जो है, पानी का कंसेप्ट उसको पता होना चाहिए। साथ ही जब वो प्यास लगती है तो वो बच्चा हमें बता सके कि हाँ मुझे पानी चाहिए। तो इस तरीके की चीज़ें हैं, हम लोग इस पे काम करते हैं। और एक और चीज़ हम बताना चाहेंगे आप लोगों को कि नॉर्मल स्कूलों में क्या होता है कि बच्चा 1 साल पढ़ता है और 1 साल पढ़ने के बाद वो नेक्स्ट क्लास में प्रमोट कर दिया जाता है, क्योंकि उन बच्चों की बोलने की, सुनने की और जो उनकी बौद्धिक स्तर है वो सामान्य लेवल पे होता है, लेकिन इनका सामान्य से बिलो होता है, जिसके वजह से ये बच्चे धीमी गति से सीखते हैं। तो इनका जो क्लास ड्यूरेशन है वो मिनिमम हम लोग 2 इयर्स लेकर चलते हैं। वो डिपेंड करता है कि अगर कोई बालक यहाँ से सीख गया तो उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में प्रमोट कर देते हैं, अन्यथा 2 साल तक वो 2 साल भी लग सकता है, 3 साल भी लग सकता है। तो यहाँ पे अभी आप क्लास पढ़ा रहे हैं, तो इसमें किस तरह के बच्चे और क्या एज ग्रुप होगा ये इनका, और किस तरह से इनको पढ़ाया जाता है? जैसे सर पढ़ा रहे देख रहे थे वो 3 से 6 का एज ग्रुप था, अभी ये जो है 7 से 10 साल का एज ग्रुप है, ठीक। अब हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा डोमेन्स है, जो अभी हमने उनको सिखाने के क्षेत्र बताया था, जैसे व्यक्तिगत कौशल बताया था, सामाजिक कौशल बताया था, एकेडमिक बताया था, वो इस जो डोमेन्स वहीं रहेंगे और स्किल्स भी वहीं रहेंगे, लेकिन उनकी कॉम्प्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी। जैसे कि हमने तरल पदार्थ पीने की हम लोग बात कर रहे थे, तो इनिशियल स्टेज पे हम उसको जस्ट जो पीने के जो के लिए जो हमें ज़रूरत होता है, जैसे गिलास होता है, बॉटल होता है, तो इसके बारे में हम बताएंगे। जैसे ही बालक जब 7 से 10 साल का होगा तो हम उसको फिर तरल पदार्थों के बारे में बताएंगे, और फिर उसकी भी थोड़ी सी कम्प्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी, जैसे पानी हो गया, जूस हो गया, फ्रूट्स हो गया, फ्रूट्स के भी जो हम लोग जैसे फ्रूटी हो गया, मैंगो शेक हो गया, तो ये भी तरल पदार्थ में ही आते हैं, जो हम लोग अलग अलग आवश्यकता के अनुसार हम लोग उसको पीते हैं। तो ये बच्चों की हम कॉम्प्लेक्सिबिलिटी की बढ़ जाएंगे। अभी आप ये जो क्लास देख रहे हैं, ये बच्चे हियरिंग इम्पेयरमेंट के हैं, ये सुन नहीं पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं, लेकिन आप इनकी जो करिकुलम देखेंगे, ये सामान्य बच्चों के ही पाठ्यक्रम को पढ़ते हैं।
इनकी बुद्धिलब्धि सामान्य की तरह है। वहाँ अभी आप बच्चे देख रहे थे, उनमें उन बच्चों को जो बुद्धिलब्धि है वो सामान्य से बिलो है, ठीक, वो माइल्ड लेवल का है, मॉडरेट लेवल का है, सीवियर प्रोफाउंड लेवल का है। लेकिन यहाँ जो बच्चे हैं इनकी आईक्यू सामान्य है, नॉर्मल की तरह, लेकिन जो इनकी सुनना और बोलना है ये सेंसेस इनकी प्रभावित हैं, जिसके वजह से ये सुन बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन बाकी के जो शैक्षणिक क्रियाकलाप है वो बेहतर तरीके से करेंगे। तो सर अभी जैसे कुछ सिखा भी रहे थे बच्चों को, तो सर आपसे थोड़ा जानना चाहेंगे कि आप जैसे इनको ट्रेन करते हैं तो अभी किस तरह से आपने ट्रेनिंग ली और इनको कैसे सिखाना कितना मुश्किल होता है? मैं अभी एक चीज़ हाँ जी, बताऊंगा आपको कि इन बच्चों के लिए भी जैसा कि नॉर्मल बीएड डीएड होता है, वैसे इनके लिए भी स्पेशल डीएड बीएड होता है। तो आप अभी जो टीचर हैं आप डेफ हैं ऑलरेडी, आप सुन नहीं सकते हैं, बोल नहीं, हम जो भी बातचीत कर रहे हैं वो आपकी हमारी बात को समझ पा रहे हैं, बस लिप रीडिंग से कर रहे हैं। अदरवाइज ये आप जो है ऑलरेडी एक डेफ टीचर हैं और आप सांकेतिक भाषा में आपको पढ़ाते हैं। अभी इनसे पूछें, जैसे आपके एक हिंदी लैंग्वेज होता है, इंग्लिश एक लैंग्वेज होता है, उसी तरह से सांकेतिक भाषा भी एक लैंग्वेज है। आप इन बच्चों से नाम पूछेंगे, जैसे अभी हमने बोला कि खड़े हो जाओ, मैंने बोला यू, ये साइन हो गया यू का, और ये नाम का, आप वो नाम बता, आर बता रही है, आई बता रही है, वाई बता रही है, रिया, उसने बोला आर की साइन हो गया, ठीक है, आई की साइन हो गया, वाई की साइन हो गया, ए का हो गया। अब आप देख सकते हैं यहाँ फिंगर स्पेलिंग बनाया गया है पूरा, ए से लेके आप इसको देख सकते हैं कि ए ये होता है, बी होता है, सी होता है। तो अब उसने क्या किया कि अपने नाम को फिंगर के नाम, फिंगर स्पेलिंग के नाम से अपना नाम बता दिया, रिया। और नॉर्मली एक बच्चा होता है तो वो बोल कर, क्योंकि वो सुन लेता है कि बेटा आपका नाम क्या है, वो सुनता है, फिर वो बोलता है मेरा नाम रिया है, लेकिन वो सुन नहीं पाया। हमने उसको इशारे से बताया, हमने इंडिकेट किया कि यू मतलब तुम्हारा नाम, नाम के साइन और क्या क्या ऐसा हम लोग जनरली करते हैं। तो उसने समझ गया कि मेरा नाम पूछा जा रहा है, नाम बताओ। हाँ हाँ हाँ, सलोनी नाम बताया। फिंगर स्पेलिंग में एस की साइन होता है, ठीक है, एल की साइन होता है, ठीक, वो बताया। ये आई होता है, जनरली हम लोग आँख की तरफ जो इशारा करते हैं तो ये आई हो गया। हाँ हाँ, आई ऐसे इंडिकेट किया, आई हो गया, ठीक है। ये जस्ट एल का ऐसा साइन होता है। तो इस तरीके से फिंगर स्पेलिंग इन्होंने अपना नाम के द्वारा बताया। जनरली ये बच्चे जब हम लोग बोल के कम्युनिकेट करते हैं, ये आपस में कम्युनिकेट करते हैं साइन के माध्यम से। अभी आप इधर आएंगे तो देखेंगे कि ये बड़े बच्चे हैं, ये सारे बच्चे 9th 10th 11th के बच्चे हैं इसमें, और ये नॉर्मल करिकुलम्स को पढ़ रहे हैं, ठीक। अब इसमें हर कोई बच्चा अपने अपना ऑब्जेक्टिव बना के रखा है। जैसे कि होता है ना कि हम पूछेंगे कि आप जीवन में क्या बनना चाहते हो, तो आप जैसे अभी ये बच्चे से पूछोगे तो वो बोलेंगे कि मैं मॉडलिंग करूँगी। अब ये जो है तुम, हाँ, अभी ये नाम बता रही है अपनी, ठीक। अब ये अगर हम इससे पूछें कि क्या है, तो देखो अब ये बोल रही है कि मैं मॉडलिंग करूँगी। होता है ना जनरली मॉडलिंग के लिए रैंप पे लोग क्या करते हैं, उसको ड्रेस को ऐसे वॉक करते हैं, तो ये वॉक करने का साइन हुआ, ठीक। तो ये चीज़ें इस तरीके से हर किसी का अलग अलग। इसमें कोई ऐसा है कि तुम क्या करना होगा, तो ये कोई बोलते हैं कि मैं टीचर बनूँगी, नहीं। अभी देखिए कंप्यूटर का, कंप्यूटर लर्निंग का जैसा होता है ना, कंप्यूटर जनरली हम लोग चलाते हैं, तो इस तरह से ये बच्चे हैं। अच्छा, ये इनके सामने कुछ डिवाइसेस रखे हुए हैं मुझे। ये डिवाइसेस इन बच्चों के एक श्रवण यंत्र के तौर पर, इसको हम लोग ग्रुप हियरिंग एड बोलते हैं। अब इसमें क्या है कि बच्चे एक साथ इस डिवाइस को लगा के वो सुन सकते हैं। कुछ बच्चे क्या है कि अपना व्यक्तिगत हियरिंग एड भी लगाए हैं यहाँ पर, क्योंकि ये बड़े बच्चे हैं तो थोड़ा सा इनको कंफर्ट नहीं हो पाता है, तो इसलिए कम यूज़ करते हैं। जैसे वो बच्चे ने ऑलरेडी हियरिंग एड लगा रखा है, ठीक। तो ये कि असिस्टेड डिवाइस के तौर पे काम करता है, इसको हम लोग ग्रुप हियरिंग एड बोलते हैं। एक साथ 10-12 बच्चे ये इस हियरिंग एड को या ग्रुप डिवाइस को यूज कर सकते हैं। इनको ये सुनने में एक हेल्प होता है, जैसे कि जनरली आदमी को देखने में समस्या है तो चश्मा लगा लेता है, उसी तरह से इनको सुनने में दिक्कत है, उसके लिए ग्रुप हियरिंग एड डिवाइस है, इसके माध्यम से वो सुन सकते हैं। तो ये बताइए, जैसे इस तरह के जो बच्चे होते हैं, क्या इनमें लाइफ टाइम में कोई इम्प्रूवमेंट होने का चांसेस होता है कि जैसे इनकी हियरिंग एड वापस आ जाए किसी तरीके से? क्योंकि मोस्टली क्योंकि हम देखते हैं कि ये जन्म से ही ऐसा होता है ज़्यादातर। नहीं, देखिए ये डिपेंड करता है, जन्म से ऐसा नहीं होता है।
कि कुछ कंडीशंस में जन्म के साथ भी होता है, जिसको हम लोग कॉन्जेनाइटल हियरिंग लॉस बोलते हैं, कि वो बाई बर्थ बच्चे को जन्म के साथ ही उसका श्रवण दोष है। कभी कभी क्या होता है कि जैसे हम और आप नॉर्मल नहीं है, एक्सीडेंट हो गया या मान लो कोई कान में ऐसी डिजीज हो गई, कोई ऐसा इंसिडेंट हो गया जिसके वजह से मेरा सुनने की क्षमता चली गई, तो एक होता है पोस्ट लिंगुअल हियरिंग लॉस, एक होता है प्री लिंगुअल हियरिंग लॉस। तो अब ये जो बच्चे हैं ये सब प्री लिंगुअल हियरिंग लॉस में है। जैसे कॉन्जेनाइटल हमने बताया कि अब मान लो किसी बच्चे को जन्म के साथ श्रवण दोष है तो उसके भाषा विकास पर उसका प्रभाव पड़ेगा, ठीक। और जैसे मैं हूँ, मैं अभी तो मैंने बोलना मेरे सीख लिया था, सुनना सीख लिया था, अगर बाय द वे मेरे एक्सीडेंट के केस में या किसी डिजीज़ के केस में अगर मेरा श्रवण दोष होता है फिर भी मैं पढ़ना और बोलना तो मुझे पता रहेगा। हाँ, एक चीज़ ये हो सकता है कि मैं जब आदमी बोलता है तो खुद को सुनता भी है, तो उसको ये अपनी साउंड की लाउडनेस पता होता है कि मैं ऊंचा बोल रहा हूँ या धीमा बोल रहा हूँ, तो उसके अनुसार अपनी आवाज़ को नियंत्रित करता है। तो हो सकता है कि अगर मेरा पोस्ट लिंगुअल हियरिंग लॉस है तो मेरी वॉइस की लाउडनेस काफ़ी ज़्यादा भी हो सकती है, बहुत कम भी हो सकती है, लेकिन हमारा उतना दैनिक दिनचर्या प्रभावित नहीं होगा। इनका थोड़ा सा इसलिए प्रभावित हो क्योंकि वो नॉर्मल की तरह नहीं हो पाएंगे। आप देखते हैं कि नॉर्मल एक बच्चे का हियरिंग जो होता है उनको जब हम सिखाते हैं तो काफ़ी वो बेहतर तरीके से चीज़ों को सीखते हैं। तो इनको हम कुछ हद तक हम ये नहीं करें कि एक नॉर्मल की तरह हम इसको नॉर्मल लाइफ की तरफ एकदम मतलब सुनने के लेवल की हम बात करें तो वहाँ तक पहुँचा सकते हैं, लेकिन हाँ इनको हम कार्य के लेवल पर, शैक्षणिक लेवल पे, अन्य लेवल पर हम सामान्य की तरह लेकर जा सकते हैं, क्योंकि एक नेचुरल हियरिंग है, लेकिन सुनने के लेवल को हम उस लेवल तक सामान्य नहीं बना सकते। अच्छा, अभी हम इस क्लास में आए हैं, हम देख रहे हैं कि भाई बच्चे जो बड़े नहीं कर पाते, माने स्मार्ट क्लासेस में भी यहाँ पर काम कर रहे हैं एक स्क्रीन पे, तो ये कैसे बच्चे हैं और ये क्या एज ग्रुप है इनका, किस तरह से इनकी ट्रेनिंग होगी इसके लिए? देखिए, अब चूँकि इन बच्चों को हम लोगों ने देखा कि जब आप भी देखे होंगे कि किसी व्यक्ति में जब कोई एक सेंसेस प्रभावित होता है, जैसे कि हम लोग 5 सेंसेस की बात करते हैं जिसमें सुनना है, देखना है, स्पर्श करना है, स्मेल करना है, टच करना है, तो ये ज्ञानेंद्रियाँ हैं। इन ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हम लोग ज्ञान का अर्जन करते हैं। लेकिन मान लो किसी बच्चे का हियरिंग सेंसेस प्रभावित हो गया तो उसके 4 सेंसेस तो हमारे काम कर रहे हैं, तो उस कंडीशंस में बच्चा क्या करता है कि वो 4 सेंसेस का यूज जो है वो बहुत काफ़ी व्यापक लेवल पे बढ़ा देता है, जिसकी वजह से जो उसकी सुनने की हियरिंग की वजह से जो उसकी तकलीफ परेशानी आ रही थी वो कुछ लेवल तक कम हो जाती है। तो उस कंडीशंस में ये बच्चा, क्योंकि ये ढेर सारे शोध में भी ये बताया गया है कि हम लोग क्या करते हैं कि विजन से 80% चीज़ों को सीखते हैं, लर्न करते हैं। तो इन बच्चों का सुनना प्रभावित है, बाकी देखना तो नॉर्मल है, तो हम इनको बेहतर तरीके से इनके लैंग्वेज और इनके एकेडमिक चीज़ों को हम लोग सिखा सकते हैं। और उसमें ये स्क्रीन है जो आपका इस तरीके के डिवाइसेस हैं जो ये बहुत ही काफ़ी हेल्पफुल होता है कि हम इसको बच्चे को इसको जैसे ग्रामर सिखाना है, इनको राइटिंग सिखाना है, इवन इनको साइन लैंग्वेज सिखाना है, तो हर एक चीज़ों को हम लोग यहाँ पर जैसे TLM का यूज करना हो तो ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे TLM भी दिखा सकते हैं एक बच्चे को। तो इससे क्या होता है कि बच्चा पिक्चराइजेशन के माध्यम से, पिक्चर्स के माध्यम से ज़्यादा चीज़ों को लर्न कर लेता है और एक नॉर्मल की तरह करिकुलम को पढ़ता है। और ये सब बच्चे नॉर्मल करिकुलम को पढ़ रहे हैं, इनके लिए कोई अलग से बोर्ड नहीं बनाया गया है। हमारी पढ़ाई और इनकी पढ़ाई में कोई ज़रा भी अंतर नहीं, कोई डिफरेंसेस नहीं है। जैसे एक सामान्य बालक जो अपना करिकुलम को पढ़ता है CBSE बोर्ड से, UP बोर्ड से या अन्य करिकुलम को, उसी तरह से ये भी बच्चे पढ़ते हैं। हाँ, इनको कुछ हम लोग कंटेंट्स में कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं, कुछ TLMs में हम लोग मॉडिफिकेशंस करते हैं, कुछ अपनी टीचिंग स्ट्रेटजी में हम लोग कुछ इस तरीके से बदलाव करते हैं जिससे वो कंटेंट्स को बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे सर ये किस तरह से क्या स्टडी हो रही है? चीज़ें जैसे कि आप भी, मनोरंजन सबको अच्छा लगता है, आप भी एक चीज़ को एक समय के बाद आपको भी मूवी देखना अच्छा लगता है, खेलना अच्छा लगता है, ठीक है, अलग अलग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना अच्छा लगता है। तो इन बच्चों को भी हम लोग जो रिक्रिएशनल है, जो मनोरंजनात्मक तरीके का जो एक्टिविटीज़ है, तो अभी इन बच्चों को हम लोग ये एक सीरियल हम लोग दिखा रहे हैं, उसमें अलग अलग एक्टिविटीज़ जो है
इनको हम लोग बाद में हम समझाएंगे और प्रश्न भी पूछते हैं, ताकि वो इस तरीके के घर में भी ढेर सारे हम लोग नॉर्मली तरीके से भी अपने वार्तालाप कन्वर्सेशन करते हैं कि भैया आप कैसे हैं, क्या थे, या जो भी चीज़ें हैं हम इंटरेक्ट करते हैं। तो ये बच्चे भी, क्योंकि इनके साथ भी इस तरीके के क्रियाकलाप हो और ये बच्चे उस चीज़ का एंजॉय कर सकें, आनंद ले सकें, समझ सकें, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर। और ये तो अभी मान लो एक क्लास होगा जिसमें ये सीरियल दिखाया जा रहा है या उनको बताया जा रहा है, और भी क्लासेस में जैसे वोकेशनल ट्रेनिंग में हम लोग उनको सिखाते हैं। वोकेशनल ट्रेनिंग में वो बच्चा अपना एक्टिविटीज़ को करता है, जैसे मान लो लिफाफा बनाना हो गया, कैंडल बनाना हो गया, और भी जो एक्टिविटीज़ है दीपक बनाना हो गया। इस तरीके के हम लोग जो है सीजनल एक्टिविटीज़ हम लोग बच्चों को सिखाते हैं, ताकि वो बच्चे यहाँ से पढ़ने के बाद एक समय के बाद वो आत्मनिर्भर भी बन सके। तो अच्छा ये बताइए, जैसे टेक्नोलॉजी अब इतनी सक्षम हो गई, तो टेक्नोलॉजी का इन बच्चों पे क्या असर पड़ता है, या फिर इनको सिखाने में कितनी आसानी होती है? देखिए, टेक्नोलॉजी का वो सभी के लिए काफ़ी आज के समय में, एक आधुनिक समय में आसान, हर चीज़ों को आसान बना दे रहा है। तो बच्चों के लिए भी जो टेक्नोलॉजी अभी हम लोग देख रहे हैं, बहुत सारे ऐसे हैं कि जैसे कि वो बच्चा मेरी आवाज़ को सुन नहीं पाता है, लेकिन वॉइस टू टेक्स्ट, तो जैसे मान लो जैसे मूवी है, अगर मूवी में चल रहा है, अब एक होता है कि हम लोग मूवी देखते हैं तो सुन के उसके कंसेप्ट को समझ रहे हैं, लेकिन वो अगर टेक्स्ट फॉर्म में आ जाता है, मान लो वो चल रहा है, उसके नीचे एक कैप्शनिंग आ रही है, तो वो बच्चा उस देख के पूरे सीन के भाव को समझ जाता है, उसके पूरे स्क्रिप्ट को समझ जाता है। तो टेक्नोलॉजी तो अपने बातों को समझाने में, अपने बातों को रखने में, या किसी इंफॉर्मेशन को व्यक्ति तक पहुंचाने में एक बहुत बड़ा रोल है। अच्छा, एक आखिरी सवाल और पूछूंगा, इसके बाद हम इस पूरी वार्तालाप को ख़त्म करेंगे, कि जैसे जो इस वीडियो के माध्यम से भी कुछ स्पेशल किड्स होंगे, उनके पेरेंट्स होंगे जो शायद यहाँ पे आना चाहें, तो क्या उनके लिए कैसे सिलेक्शन करते हैं आप, या फिर कैसे अपने बच्चों को लोग यहाँ पर भेज सकते हैं जो थोड़े स्पेशल हैं? देखिए, हम लोग एक तो हम लोग डोर टू डोर कम, जो भी हमारे नियर बाई में 15-20 किलोमीटर की एरिया है, उस एरिया में हम लोग जाते हैं, सर्वे करते हैं। सर्वे करने के बाद हम लोग देखते हैं कि इस प्रकार के कौन से ऐसे फैमिली है जो अपने, क्योंकि देखिए हमारा जो स्कूल है वो आवासीय नहीं है, ठीक है। तो अगर पेरेंट्स इस तरीके से अपना एग्री करते हैं कि नहीं, मैं अपने बच्चों को छोड़ जाऊंगा, ठीक है, यहाँ पर ले जाने की अगर जिम्मेदारी लेते हैं, तो फिर हम लोग एडमिशन ले लेते हैं। दूसरा ये भी कि हम थोड़ा से अपने क्लास की सीटिंग कैपेसिटी भी देखते हैं, क्योंकि ये देखो अमूमन सभी विद्यालयों में होता है कि अगर हमारी सीटिंग कैपेसिटी है, कोई बच्चा ड्रॉप आउट हो गया, कोई बच्चा ऐसा है कि जैसे पास आउट हो गया, तो उस कंडीशंस में हमारी जब सीटिंग कैपेसिटी हमारे पास रहती है, तो हम लोग उन बच्चों को ईजिली इनरोल कर लेते हैं। और नहीं तो फिर हम लोग उनको थोड़े समय उनको समय दे देते हैं कि कुछ समय के बाद हमारे बच्चे पास आउट हो जाएंगे, या हमारे कुछ बच्चे नेक्स्ट क्लास में प्रमोट हो जाएंगे, तो जैसे हमारी सीटें वैकेंट होगी तो हम आपको एडमिशन आपका ले लेंगे। अच्छा, इसमें जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती है बच्चों के लिए, क्या किसी तरह की जॉब्स भी हैं, या करियर चॉइस के लिए में क्या क्या कर सकते हैं वो? देखिए, कैरियर चॉइस की अगर हम लोग बात करें तो अभी मौजूदा समय में इस फील्ड में जितना आपको जॉब की अपॉर्चुनिटी है, उतना मुझे नहीं लगता है कि जनरल एजुकेशन में अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि जब हम लोग एक बात करते हैं इसकी कैरियर अपॉर्चुनिटी की, तो इसमें जो बच्चे हैं इनको तो एक हम लोग स्पीच थेरेपी हम लोग देते हैं, स्पेशल एजुकेशन देते हैं, हम लोग ऑक्यूपेशनल थेरेपी देते हैं, ठीक है, उसके बाद स्पेशल एजुकेशन देते हैं। तो आप सोचिए कि हमारे बच्चों के साथ कई सारे जो टर्म्स जुड़े हुए हैं, सिर्फ टीचिंग तक सीमित नहीं है, ठीक। तो आप सोचिए कि इसमें जो अपॉर्चुनिटी है, जॉब अपॉर्चुनिटी नॉर्मल से बेटर है, और इसमें जो कोर्स करके आते हैं वो नॉर्मल टीचिंग के लिए तो एलिजिबल होते ही हुए हैं, लेकिन हमारे बच्चों के लिए भी एलिजिबल होते हैं। क्योंकि जो जनरल बीएड होता है, स्पेशल बीएड जो आपका बीटीसी होता है, वो हमारे फील्ड में नहीं आ सकते, वो ट्रेनिंग उनको इस तरीके नहीं दी जाती। लेकिन जो हमारी काउंसिल है, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, वो इस तरीके के टीचर्स को ऐसी ट्रेनिंग देती है कि आप नॉर्मल बच्चों के लिए भी आप उनके करिकुलम में दिया है प्रशिक्षण, और हमारे बच्चों के लिए भी प्रशिक्षण दिया है। तो इसमें नॉर्मली जॉब की अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक। और आप बात करें सर्विसेज की, तो सर्विसेज कॉस्टिंग भी नॉर्मल से इसमें ज़्यादा है। जैसे एक नॉर्मल टीचर से एक बच्चे को ट्यूशन पढ़ाता है, तो बहुत अच्छा ट्यूशन पढ़ाने वाला होगा तो 3,000-4,000 वो
अपना चार्जेज करता है। लेकिन हमारे बच्चों में एक सर्विसेज का अच्छे मेट्रो सिटीज़ में, मथुरा जैसे सिटी में भी 300 से 400 रुपये चार्ज करते हैं 45 मिनट का। आप सोचिए कि सिर्फ अगर स्पीच थेरेपी आप दे रहे हैं तो 45 मिनट का 400 रुपया है, स्पेशल एजुकेशन लेंगे 400 रुपया लेंगे, हेयरिंग टेस्टिंग करेंगे 400 रुपया है, ठीक है, आप हेयरिंग डिवाइस लगाएंगे उसका अलग है। तो आप सोचिए कि इसमें जॉब अपॉर्चुनिटी एक नॉर्मल से बहुत अच्छा है। और दूसरा कि जब हम इन तरीके के बच्चों के साथ काम कर रहे हैं तो एक हमको हैप्पीनेस भी फील होता है, क्योंकि आप ये सोचिए कि ये जो बच्चे हमारे यहाँ जो पढ़ रहे हैं, ये आप कहीं ना कहीं ऐसी त्रुटि हुई है, चाहे वो फैमिली के द्वारा हुई है या आप भगवान के द्वारा त्रुटि मानिए, कि जो वो पृथ्वी पे एक दिव्यांगता के रूप में आया, ठीक। तो आप ये सोचिए कि जब हम उसके साथ कनेक्ट होंगे, जब हम काम करेंगे, तो एक बहुत ही हैप्पीनेस फील होता है, एक बहुत आनंद आता है। और बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स मिलते हैं, देखिए किसी को ऐसा नहीं कि अगर मेरा बेटा है और मुझे पापा कहता है तो कितना अच्छा फील होता है, मतलब एक इमोशनली अंदर से जो है। ऐसे हम लोग टीचर्स को देखा है कि जब वो बच्चों के साथ काम करते हैं और जब वो बच्चा पापा बोलना, पेरेंट्स बैठकर रोने लगते हैं और टीचर्स ये फील करते हैं कि मैंने जीवन का बहुत बड़ा काम कर दिया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर इतनी सारी जानकारी देने के लिए, और इतना किस तरह से आप लोग काम कर रहे हैं इसके लिए भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हम कहेंगे कि आप आगे भी ऐसा काम करते रहिए। तो ये थे हमारे साथ कल्याणम करोति के प्रिंसिपल आरपी प्रजापति जी, जिन्होंने बताया कि आखिर स्पेशल जो हमारे बच्चे होते हैं उनको किस तरह से ट्रेनिंग जीत आती है। हालांकि उनके और हमारे पढ़ाई के में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बिल्कुल भी फ़र्क नहीं है, लेकिन जो पढ़ाने का तरीका है वो बेमिसाल है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और उन तक ज़रूर पहुंचाइए जो इसके हकदार हैं, जिनको इससे और मदद मिलेगी, उन पेरेंट्स तक भी जिनको मोटिवेशन मिलेगा अपने स्पेशल बच्चों को पढ़ाने का। सौरभ पाल, डे न्यूज़, मथुरा।